हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज हम सभी पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 से। सब्जेक्ट है एंशियंट सोसाइटीज़, जो कि आपका हिस्ट्री मेजर है। इंग्लिश मीडियम में ये वीडियो होगी और हिंदी में भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये, और पीडीएफ नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जो कि एकलव्य स्नातक 1। वहाँ पे आपको एक मैसेज पिन दिखेगा, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्नोलॉजीज चेंज? डिस्कस द रोल ऑफ मेटल टेक्नोलॉजी इन लीडिंग टू लॉन्ग टर्म सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। तो ये टेक्नोलॉजीज चेंज क्या है, आइए समझते हैं। सो द एडवेंट ऑफ मेटल टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन ह्यूमन हिस्ट्री। जब हम ह्यूमंस की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें जब मेटल टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा तो काफ़ी सारे चेंजेस आए, ठीक है। और इसी के अंदर हम ब्रॉन्ज एज भी पढ़ते हैं, क्योंकि मेटल टेक्नोलॉजी के आने से ही आप वो ब्रॉन्ज एज भी पढ़ पा रहे हो, आयरन एज पढ़ पा रहे हो। तो इनमें क्या चेंजेस आए, ह्यूमन हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक चेंजेस समझते हैं कि जब ये मेटल टेक्नोलॉजी, जब इंसानों ने मेटल्स को यूज़ करना स्टार्ट किया तो उससे क्या इकोनॉमिक चेंजेस आए। तो सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि जो मेटल टूल्स थे जैसे प्लॉज, सिकल्स एंड होज इन्हेंस एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी। क्योंकि पहले क्या होता था, जब मेटल का यूज़ नहीं होता था तो वुडन वाले प्लॉज होते थे जो उतने एफिशिएंट नहीं थे, उतने अच्छे से काम नहीं करते थे। बट जब मेटल का यूज़ होने लगा तो और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। सो इससे क्या हुआ, दिस लेड टू सरप्लस फूड प्रोडक्शन। बहुत ज़्यादा अच्छा खासा फूड प्रोडक्शन होने लगा विथ सपोर्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ। और जब फूड प्रोडक्शन अच्छा खासा होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी होगी, लोग एक जगह रहने लगेंगे। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटल्ड कम्युनिटीज़, और लोग एक जगह पे सेटल हो जाएंगे तो वो पूरी एक कम्युनिटी बन जाएगी, एक सोसाइटी बन जाएगी। तो ये इकोनॉमिक चेंजेस आए। और ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ क्या, मेटल से जो भी सामान बनता है, चाहे फॉर एग्जांपल वेपन्स हो, टूल्स हो, ज्वेलरी हो, ये ट्रेड आइटम्स बन गए, ठीक है। इन्हीं चीज़ों का फिर ट्रेड होने लगा। तो जब इन चीज़ों का ट्रेड होगा तो क्या होगा भाई, पैसा आएगा। तो सोसाइटीज़ दैट मास्टर्ड मेटल टेक्नोलॉजी, जिन जिन सोसाइटीज़ को अच्छी खासी नॉलेज थी मेटल से कैसे गुड्स बनाने हैं, तो उनको बहुत इकोनॉमिक एडवांटेज मिले थ्रू ट्रेड नेटवर्क्स, ठीक है। और ये जो भी अपना सामान जो एक्सचेंज करते थे, वो उस टाइम पे बार्टर सिस्टम था स्टार्टिंग में, तो उनको फ़ायदा हुआ। फिर है स्पेशलाइज प्रोफेशंस। अब मेटल से जब ये वर्क शुरू हो गया तो एक बंदा तो चाहिए जो प्रोफेशनल हो उस मेटल वर्क में। तो इसी से यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेटल वर्क जितना भी होता है इसके लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए होती हैं। तो ऐसे में कुछ प्रोफेशंस का इमरजेंस हुआ, लाइक ब्लैक स्मिथ, मेटल वर्कर्स। तो एक आप कह सकते हो चेंजेस तो आए हैं, ये भी एक तरीके से चेंज ही है कि न्यू प्रोफेशन आ गए हैं। सो दिस कंट्रीब्यूटेड टू द डिवीजन ऑफ लेबर एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया, सोसाइटी में अलग अलग प्रोफेशन वाले लोग भी आ गए। फिर है सोशल चेंजेस। अब यहाँ पे होता क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, क्योंकि कंट्रोल ओवर मेटल रिसोर्सेज ऑफन रिजल्टेड इन द एमरजेंस ऑफ एलिट्स और रूलिंग क्लासेस। अब जो लोग ऐसे थे जिनका मेटल रिसोर्सेज पे अच्छा खासा कंट्रोल था, ठीक है, तो जो लोग थे वो एलिट्स बने आगे चल के, ठीक है। वेल्थ डिराइव्ड फ्रॉम मेटल टेक्नोलॉजी सच एज द पोसेशन ऑफ वेपन्स और लग्जरी आइटम्स ऑफन डिफाइंड सोशल हायरार्कीज। तो भाई जिसके पास ज़्यादा मेटल के जो भी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज वगैरह होते थे सोसाइटी में भी, वो उतने ही ऊपर थे। अर्बनाइजेशन हुआ क्या, द इकोनॉमिक सरप्लस फ्रॉम इम्प्रूव टूल्स एंड ट्रेड कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ सिटीज़। अब जब ये सब चीज़ें होने लगेंगी, सेटल्ड कम्युनिटीज़ और एग्रीकल्चरल सरप्लस ट्रेड इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, सिटीज़ की ग्रोथ होने लगेगी। अर्बन सेंटर्स बिकेम हब्स फॉर मेटलर्जी एंड ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। अब ये जहाँ जहाँ पे ट्रेड वगैरह होगा वहाँ पे क्या है, वो अर्बन सेंटर डेवलप होने लगेंगे। फिर है मिलिट्री पावर एंड स्टेट फॉर्मेशन। अब जब मेटल का यूज़ होगा तो वेपन्स भी मेटल के बनेंगे, लाइक जैसे तलवार वगैरह हो गई, स्वॉर्ड्स, स्पीयर्स, आर्मर्स। सो इससे क्या है, जो वॉर पहले लड़ी जाती थी
वो मतलब इतने ज़्यादा वेपन्स नहीं होते थे उनके पास। लेकिन अब जब ये मेटल्स जब आए तो इससे क्या होता है कि वॉरफेयर जो है वो पूरी तरीके से रेवोल्यूशनाइज्ड हो गया। सो दिस गेव राइज टू ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज। अब पहले क्या है, परमानेंट आर्मी नहीं होती थी, ऑर्गेनाइज्ड वाली आर्मी नहीं होती थी। लेकिन जब ये वेपन्स और ये सब चीज़ें जब आ गई तो ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज का राइज होता है एंड कंसोलिडेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। अब बड़े बड़े पॉलिटिकल पावर्स, ठीक है, जो है वो उसका फॉर्मेशन होने लगा। और जो अर्ली जो हमारे एम्पायर्स थे उनके पीछे आप ये रीज़न मान सकते हो कि ये रिसोर्सेज की वजह से ही वो औरों से डिफरेंट यूनिक हो पाए और खुद को उन्होंने स्टैब्लिश किया। फिर है कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन। इसका मतलब है द स्प्रेड ऑफ मेटल वर्किंग टेक्निक्स फोस्टर्ड कल्चरल इंटरेक्शंस बिटवीन सोसाइटीज़। क्योंकि देखो हर सोसाइटी का हर बंदा तो मेटल वर्क नहीं जानता। आज की डेट में भी जो लोहार होते हैं वो उनकी एक अलग ही कम्युनिटी है जो कि एक साथ रहते हैं सारे। आप कभी जाओगे तो रोड साइड भी उनके छोटे छोटे से मतलब उनकी झोपड़ियाँ होती हैं, बाहर वो कुछ बनाते हैं। तो ये क्या होता है कि एक सोसाइटी बन जाती है अलग से ही, उन लोगों की अलग कम्युनिटी हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या है, फिर लोग जब दूसरी कम्युनिटीज़ के आएंगे उनसे वो सामान खरीदने तो इंटरेक्शन होगा, कल्चरल वो जो है एक्सचेंज होगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा। सो नॉलेज ऑफ मेटलर्जी ऑफन डिफ्यूज थ्रू ट्रेड। अब ये नॉलेज जो थी मेटल वर्क की वो आखिर दूसरे लोगों तक कैसे पहुंची? ट्रेड के थ्रू। लोग जब ट्रेड करने जाते थे तो वहाँ से लोगों को पता चलता था कि ये मेटल वर्क वगैरह कैसे होता है। फिर माइग्रेशन, अगर कोई एक बंदा है जिसको पूरा मेटल वर्क अच्छे से आता है फिर वो कहीं और माइग्रेट हो जाता है तो वो नॉलेज फिर वहाँ ले जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से क्या है, अलग अलग सिविलाइजेशंस आपस में कनेक्ट होती थी, अपने इनोवेशंस को शेयर करती थी, प्रमोट करती थी, तो नॉलेज भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलने लगी। फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब ये मेटल टेक्नोलॉजी से एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो देखते हैं। सो द डिमांड फॉर मेटल्स लेड टू माइनिंग एक्टिविटीज़। अब देखो ये जो मेटल है ये आते कहाँ से हैं भाई? आसमान से तो बरसते नहीं है, तो ये हमारे लैंड के अंदर ही जब आप उसको पूरा एकदम एक्सकेवेशन करोगे उसके बाद मेटल्स को निकालोगे, तो जब आप इतना ज़्यादा एक्सकेवेशन करोगे, माइनिंग एक्टिविटीज़ करोगे, तो होता क्या है इससे? आप एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि आप मेटल वर्क ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा मेटल गुड्स बनाने के चक्कर में माइनिंग एक्टिविटीज़ बढ़ा रहे हो जो कि बहुत खतरनाक होती हैं। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ मेटल टेक्नोलॉजी का? सो मेटल टेक्नोलॉजी ने सिर्फ और सिर्फ एंशियंट टाइम की इकोनॉमीज और सोसाइटीज़ को ही सिर्फ ट्रांसफॉर्म नहीं किया, बल्कि आज की डेट में भी आप देख सकते हो कि मेटल से कितना सारा सामान बनता है। फॉर इंस्टेंस जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसमें आप देखोगे आयरन, स्टील, इन सब से कितना सारा सामान बना। ठीक है, तो इसी में ही आगे और भी एडवांसमेंट्स होते रही। जो आपका कंस्ट्रक्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान है या एरोस्पेस है, कितने सारे फील्ड में आपको पता है मेटल का यूज़ होता है। तो ये सिर्फ ऐसा तो नहीं है मेटल ने बस एंशियंट सोसाइटीज़ को ही मतलब वो किया हो ट्रांसफॉर्म, ये आज की डेट में भी मेटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इन ब्रॉन्ज एज हड़प्पा। तो इसके स्टेजेस पे हम बात करेंगे। ठीक है, सो देखिए ये कुछ इस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन दिखती थी जो कि आपको नज़र आ रही होगी। तो अब इसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट, तो अब हम देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो इसका टाइम पीरियड आपको जैसे कि पता होगा, जो इसको मैच्योर पीरियड था वो 2600 से 1900 BC, जहाँ पे ये फ्लरिश करती है ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज। सो इसको हम देखेंगे कि ये कैसे इवॉल्व होती है, इसके अलग अलग स्टेजेस थे जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए, सोशल बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, कल्चरल चेंजेस भी आए। सो इसको हम अगर क्लासीफाई करें प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन फेजेस, इसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्री हड़प्पन फेज आता है। दिस फेज ऑल्सो नोन एज द चालकोलिथिक पीरियड, जिसमें जो हमें मेहरगढ़ जैसे कुछ सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो विलेजेस थे काफ़ी छोटे छोटे से थे, कोई ऐसा अर्बनाइजेशन का कोई साइन नहीं दिखता, और एग्रीकल्चर पे ही रिलाई करते थे वो लोग ज़्यादातर उस टाइम के, और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी हो रहा था। टूल्स ज़्यादातर स्टोन के थे और कॉपर के थे। ठीक है, और इसके अलावा पॉटरी थी, हैंडमेड थी। और इसके यहाँ पे आप अगर देखोगे
मड ब्रिक्स, मिट्टी के उससे जो है मतलब जो है घर बनाए हुए थे, और ड्रेनेज सिस्टम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि ये प्री हड़प्पन फेज़ है। तो अब अगर यहाँ पे आप देखोगे, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चरल सरप्लस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। अब धीरे धीरे जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगती है और एग्रीकल्चर जब धीरे धीरे अच्छा होता है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा इनिशियल ये जो ट्रेड है ये शुरू होने लगा, और जो क्राफ्ट का जितना भी वर्क होता है वो थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट होने लगा। फिर यूज़ ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज बिकेम मोर वाइड स्प्रेड। अब इस एरिया में कॉपर और ब्रॉन्ज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लगा था, जो कि एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को दिखाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप अर्ली हड़प्पन फेज़ में आओगे, ठीक है, 3300 से 2600 BCE में, अब यहाँ पे वही जो सेटलमेंट्स जो थोड़े बहुत एरियाज़ में थी, अब वो और एक्सपेंड होने लगती हैं और थोड़ी बड़ी बड़ी साइट सामने आने लगती हैं, लाइक हड़प्पा, मोहनजोदारो। ठीक है, और इसमें जो अर्बन प्लानिंग का बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो आप कह सकते हो जो फॉर्म होती है वो आपको देखने को मिलेगी, जिसको प्रोटो अर्बन प्लानिंग कहते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा अब जो है यहाँ पे जो अर्बन प्लानिंग है वो देखने को मिल रही है। लाइक जो ग्रिड पैटर्न जो हम अक्सर पढ़ते हैं कि एक लाइन ऐसे स्ट्रेट आएगी, एक ऐसे आएगी लाइन, और फिर ऐसे लाइन आएगी, ठीक है, 90 डिग्री पे क्रॉस करेंगे, ये ग्रिड पैटर्न है। तो ये अब धीरे धीरे ये हड़प्पा और जो मोहनजोदारो है, ऐसे साइट्स में ये ग्रिड पैटर्न देखने को मिलने लगा था। और जो एक बेसिक ड्रेनेज सिस्टम होता है वो भी यहाँ पे अब देखने को मिलता है। और जो पॉटरी है वो थोड़ी और रिफाइंड हो गई थी और थोड़ी और डेकोरेटेड होने लगी थी, उस पर जियोमेट्रिक डिज़ाइन बनने लगे थे। वहीं अगर आप इससे पहले वाला जो प्री हड़प्पन जो फेज़ था उसमें पॉटरी बहुत बेसिक बहुत सिंपल सी थी, कोई जियोमेट्रिक डिज़ाइंस वगैरह ज़्यादा नहीं थे। और इस टाइम पे ट्रेड नेटवर्क्स का और डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और इसके अलावा ज़्यादातर इनके कनेक्शन है मेसोपोटामिया, सेंट्रल एशिया। ठीक है, यहाँ पे ये लोग जाते थे, ट्रेड करते थे। और यहाँ पे सील्स जो हड़प्पन सील्स हैं उनका अर्ली यूज़ देखने को मिलता है। बाद में तो आपको पता ही है भाई, वो हड़प्पन कल्चर का हॉलमार्क बन चुकी थी, उसकी पहचान है हड़प्पन सील, जो कि अभी वो टाइम आएगा। सोसाइटी की बात करें तो आप मान सकते हो कि अब इसके बाद है हमारा मैच्योर हड़प्पन फेज। तो ये 2600 से 1900 BC तक का टाइम था। और इस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन, या जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हो, उसमें फुली डेवलप्ड सिटीज़ देखने को मिलते हैं, लाइक हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल। यहाँ पे बहुत एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग आपको देखने को मिलेगी। जो सिटीज़ थी इस टाइम पे वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक तो सिटाडेल है जो बहुत थोड़ा मतलब हाइट पे बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, और बाकी लोअर टाउन है, ठीक है, जो कि रेसिडेंशियल एरिया है। सिटाडेल बेसिकली हो सकता है रिलीजियस सेंटर रहा हो जो थोड़ा हाइट पे बना हुआ है, या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हों वहाँ पे। इसके अलावा मैच्योर हड़प्पन फेज में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और इसके अलावा ग्रेनरीज वगैरह इन्होंने बना रखी थी, जो कि इस बात का साइन है कि भाई हाँ, वो एग्रीकल्चरल सरप्लस बचता था उतना कि वो उसको स्टोर करके रखते थे बाद में इमरजेंसी यूज़ के लिए। और इनके जो घर थे बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्शन हो रखा था, जो कि बताता है कि कितनी अच्छी इंजीनियरिंग थी उस टाइम पे। हड़प्पन्स एंगेज्ड इन एक्सटेंसिव ट्रेड, तो ट्रेड बहुत ज़्यादा कर रहे थे इस टाइम पे ये लोग मेसोपोटामिया, ओमान, सेंट्रल एशिया के साथ। बेसिकली जो आइटम्स एक्सचेंज होते थे वो थे बीड्स, ऑर्नामेंट्स और टेक्सटाइल्स। ठीक है, और इसके अलावा यहीं पे हमें स्टैंडर्डाइज वेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि जिस चीज़ को हम तोलते हैं जो आज की डेट में, जिसको आप हिंदी में बाट भी कहते हो, वेट भी कहते हो, ठीक है, 10 kg, 5 kg, 50 kg, इस तरीके से उनके भी स्टैंडर्डाइज वेट हुआ करते थे, जिससे कि पता चलता है वो लोग बहुत एडवांस हो चुके थे। सोसाइटी हो सकता है उस टाइम पे ज़्यादातर इगैलिटेरियन ही थी, यानी कि विद लिटिल एविडेंस ऑफ ग्रैंडर्स पैलेसेस और टॉम्स फॉर रूलर्स, यानी कि इतने ज़्यादा कोई बड़े बड़े पैलेसेस नहीं मिले हैं या रूलर्स के कोई मतलब ऐसे प्रूफ नहीं मिलते हाँ भाई इनका कोई रूलर रहा होगा उस टाइम पे। फिर है सील्स विद इंस्क्रिप्शंस एंड मोटिव्स, यानी कि इस टाइम पे सील्स बहुत ज़्यादा मिली हैं। ठीक है, हड़प्पन सील्स जो होती थी उस पर बहुत सारे मोटिव्स बने होते थे, या उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती थी जो इनकी हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसमें। ठीक है, और इसके अलावा इनकी जो स्क्रिप्ट है मैं आपको बता दूं आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, स्टिल इट इज़ अनडेसिफर्ड। और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं इस टाइम के, छोटे छोटे से टॉयज़ हैं, फिगरीन्स हैं, ज्वेलरी है, जो कि बताता है कि हड़प्पन्स का कल्चर काफ़ी रिच था। ठीक है,
फिर है एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज। इस टाइम पे इन लोगों ने ब्रॉन्ज मेटल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया टूल्स बनाने में, वेपन्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में। इसके अलावा मेटल वर्क इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एडवांस था, क्राफ्टमैनशिप बहुत ज़्यादा एडवांस थी। और चाहे बीड मेकिंग हो या कुछ भी बनाना हो, ये लोग क्राफ्ट में, आर्ट में, इन सब में बहुत आगे थे। फिर लेट हड़प्पन फेज आता है 1900 से 1300 बीसी तक का। इसमें जो अर्बन सेंटर्स थे उनका डिक्लाइन देखने को मिलता है, और अब वापस से इनका एक शिफ्ट देखने को मिलता है रूरल एंड स्मॉल टाउन सेटलमेंट्स में टुवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे धीरे 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 इनका डिक्लाइन होने लगा था। सो आपको पता है जो अर्बन प्लानिंग थी, जो लार्ज स्केल आर्किटेक्चर था, वो धीरे 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 ख़त्म होने लगा। ट्रेड नेटवर्क्स भी अब थोड़े वीक हो गए, और जो स्क्रिप्ट थी और जो वेट्स थे वो उनका भी यूज़ अब कम हो गया। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि इनका डिक्लाइन हो रहा है। जो अच्छा खासा एक मैच्योर हड़प्पन फेज था, जहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा था, सील्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी, या वेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, लेकिन ये सब चीज़ें लेट हड़प्पन फेज में आते आते तक कम हो गई थी। और एनवायरमेंटल चेंजेस भी इस टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं, सच एज रिवर ड्राइंग। हो सकता है कि जो रिवर थे वो उसका जो पानी है वो सूखने लगा होगा, या हो सकता है कि फ्लड्स आ गए होंगे जिससे कि एग्रीकल्चर का नुकसान हुआ हो, सेटलमेंट्स का नुकसान हुआ हो। अगर मान लो एकदम से बाढ़ आ जाएगी तो हो सकता है बहुत लोग मर भी गए हों उसमें, ठीक है। इसके अलावा पॉसिबल शिफ्ट्स इन ट्रेड रूट्स रिड्यूस्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब जो ट्रेड रूट्स हैं वो भी बदल गए थे, ऐसा हो सकता है, तो जिससे उनको जो फ़ायदा होता था बेसिकली ट्रेड से इतना ज़्यादा होता था, ओमान, मेसोपोटामिया, सेंट्रल एशिया, इधर उधर वो लोग ट्रेड करने जाते थे। बट अगर ट्रेड रूट्स अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो उनका पैसा तो बनना बंद हो गया। इसके अलावा हो सकता है इस टाइम पे जो इन्वेजन्स भी हुए थे यहाँ पे जो देखने को, तो हो सकता है इस टाइम पे कुछ एक्सटर्नल इन्वेजन्स भी हुए थे, लाइक आर्यंस का इन्वेजन, जो कि माना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन का वन ऑफ दी बहुत ज़्यादा फेमस जो रीज़न हो सकता है कि भाई आर्यंस ने इन्वेड किया था इनको। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द इकोनॉमी एंड पैटर्न ऑफ ट्रेड ऑफ चाइना शैंग सिविलाइजेशन। तो इसी एज में एक और सिविलाइजेशन चाइना में देखने को मिलती है जो कि है चाइनीज शैंग सिविलाइजेशन। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले इकोनॉमी की बात करें तो चाइना की जो शैंग सिविलाइजेशन है ये एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी यहाँ पे, यानी कि जो इनकी मेन क्रॉप्स हैं उसमें मिलेट, राइस, वीट, ये कुछ इनकी प्राइमरी क्रॉप्स थी जिनका कल्टीवेशन ये लोग किया करते थे। इसके अलावा कुछ एनिमल्स को ये लोग पालते थे, लाइक कैटल, शीप, पिग्स एंड हॉर्सेस, ठीक है। और इसके अलावा इरिगेशन के जो मेथड थे इनके बहुत एडवांस थे, और ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है तो ब्रॉन्ज टूल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था, जिससे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई। तो इनकी बेसिकली जो इकॉनमी है उसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल था। फिर है ब्रॉन्ज इंडस्ट्री। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है तो ब्रॉन्ज टूल्स बनेंगे, ब्रॉन्ज वेपन्स बनेंगे, मेटल वर्क बहुत ज़्यादा होगा। तो द शैंग डायनेस्टी इज रिनोन फॉर इट्स एडवांस्ड ब्रॉन्ज मेटलर्जी, यानी कि इनका इस टाइम पे जो एक नाम चलता था भाई, ब्रॉन्ज का जितना भी सामान बनाते थे ये लोग, तो आप मान सकते हो इनकी इकोनॉमी में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कि ब्रॉन्ज वॉज यूज टू प्रोड्यूस टूल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, टूल्स बनाने हो, वेपन बनाने हो, या रिचुअल वेसल्स, ठीक है, उनमें भी ब्रॉन्ज यूज़ होता था। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा था, स्पेशली ब्रॉन्ज इंडस्ट्री के मामले में अगर देखा जाए। आर्टिसन एंड क्राफ्टमैनशिप इकोनॉमी, होता क्या था, शैंग ये जो सिविलाइजेशन है इसमें जो आर्टिसंस होते थे वो बहुत स्पेशलाइज थे इन जेड कैरविंग, पॉटरी, सिल्क वीविंग, ब्रॉन्ज कास्टिंग, इन सब कामों में इनके आर्टिसंस बहुत ज़्यादा आगे थे। सो दीज गुड्स वर नॉट ओनली यूज डोमेस्टिकली बट ऑल्सो प्लेड अ रोल इन ट्रेड। ये अपने वहाँ तो यूज़ करते ही थे इन सामानों को, बट ये इन सामानों को ट्रेड भी करते थे, ठीक है। फिर है बार्टर सिस्टम। अब होता क्या था कि बेसिकली जो भी ये सामान बना रहे हैं वो उस टाइम पे कोई करेंसी वगैरह वैसी नहीं थी, तो बार्टर सिस्टम चलता था। सेम है भाई जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में चल रहा है, बार्टर सिस्टम है। जो भी ब्रॉन्ज का सामान बनाया या जो भी इन्होंने, इनके आर्टिसंस ने अगर कुछ भी काम किया, जो भी चीज़ें बनी वो सीधा बार्टर कर देते थे उसको जाके। अगर हम इसके ट्रेड का पैटर्न समझें इस टाइम पे तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले है इंटरनल ट्रेड।
होता क्या था, लोकल ट्रेड फ्लरिश बिटवीन सिटीज़ एंड रूरल एरियाज। जो पूरा शैंग सिविलाइजेशन का एरिया था उसमें जितने भी सिटीज़ थी, रूरल एरियाज थे, वो आपस में ट्रेड करते थे, जो कि इंटरनल ट्रेड हो जाएगा। विथ सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सचेंज फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एंड टूल्स। होता क्या था, जिन एरियाज़ में ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था सरप्लस, वो लोग उसको जाके एक्सचेंज कर देते थे हैंडीक्राफ्ट के साथ या टूल्स के साथ। ठीक है, तो ये इंटरनल ट्रेड इस तरीके से होता था। कुछ अर्बन सेंटर्स हैं लाइक एनियांग, द शैंग कैपिटल, जो कि एनियांग जो है ये शैंग की कैपिटल भी थी, एक्टेड एज ट्रेड हब्स। तो ये बहुत बड़ा नाम है, इसको याद ज़रूर रखना, एनियांग, जो कि शैंग कैपिटल भी था और ट्रेड का हब भी था। फिर अगर एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो इंटरनल तो हो गया भाई, अंदर ही अंदर सिविलाइजेशन के जो सिटीज़ हैं, रूरल एरियाज हैं, उनके बीच में ट्रेड हो रहा है। अब एक्सटर्नल में क्या है, द शैंग सिविलाइजेशन इंगेज इन ट्रेड विद नेबरिंग रीजन्स, जैसे कि सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, पॉसिबली द कोरियन पेनिनसुला। उस एरिया में ये लोग ट्रेड करते थे। ये इनके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये किन चीज़ों का एक्सपोर्ट करते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, ब्रॉन्ज में ये लोग बहुत ज़्यादा मास्टर थे, तो ब्रॉन्ज टूल्स वगैरह ये लोग एक्सपोर्ट करते थे, वेसल्स ये लोग बनाते थे, जेड आर्टिफैक्ट्स होते थे, सिल्क था इनका, चाइना का सिल्क बहुत फेमस है, पॉटरी। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का एक्सपोर्ट होता था। अब ये इंपोर्ट क्या करते थे, देखो, एग्जॉटिक आइटम्स लाइक कॉरी शेल्स। अब ये एक ऐसे शेल्स हैं, आपने भी कभी ना कभी देखे होंगे, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। देखो फोटो में, देखो ये है कॉरी शेल्स। इसी को इन लोगों ने बाद में करेंसी के उसमें भी यूज़ किया था। ठीक है, सो इसके अलावा कुछ प्रीसियस स्टोन्स या बाकी का जो लग्जरी का सामान है, ये जो है इंपोर्ट होता था। एक्सपोर्ट क्या होता था वो मैंने आपको बता दिया। अब ये जो कॉरी शेल्स होते हैं, इसका रोल क्या है वो समझो। ये चाइना का तो भाई प्रोडक्ट है नहीं, वहाँ का नेटिव, ये बाहर से आया है, इंपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो ये बताता है जितने ज़्यादा कॉरी शेल्स मिले हैं वो इस बात को इंडिकेट करता है कि ट्रेड तो हो रहा था और ये बाहर से ये सब चीज़ें आ रही थी। ठीक है, फिर अगर हम आगे बढ़े, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो चाइना के अंदर रिवर है बहुत फेमस, जैसे इंडस रिवर है तो उसके आसपास क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई। वैसे ही इनके आसपास जो रिवर है वो है येलो रिवर, और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जिससे कि क्या होता था, आपको पता है कि रिवर को आप ट्रांसपोर्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से आप मान सकते हो कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब में रिवर्स का बहुत बड़ा रोल था। फिर अगर हम आगे बढ़ें, हाउ डिड origins of early writing systems impacted the growth of civilizations, discuss with reference to Mesopotamian civilization। तो चलिए फिर देखते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को। द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि आपको पता है टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स वैली के बिल्कुल बीच में एकदम लोकेटेड है। ये इसको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने इन्वेंशन किया क्यूनिफॉर्म का, जो कि पहला नॉन सिस्टम है राइटिंग का, अराउंड 3100 BCE। ठीक है, इनिशियली इनका ये जो राइटिंग सिस्टम था वो यूज़ होता था अकाउंटिंग के लिए, एंड क्यूनिफॉर्म इवॉल्व टू रिकॉर्ड लॉज। फिर आगे चल के जो सोसाइटी में लॉज बने, जो रिलीजियस टेक्स्ट लिखे गए, जो लिटरेचर लिखा गया, जो साइंटिफिक नॉलेज लिखी गई, उन सभी में क्यूनिफॉर्म का यूज़ किया गया, मीन्स जो इनका राइटिंग सिस्टम था। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, इसको समझते हैं। ये जो इनका राइटिंग सिस्टम था, राइटिंग प्रोवाइडेड एन एसेंशियल टूल, ये एक एसेंशियल टूल बन चुका था जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है उसको मैनेज करने के लिए। जैसे उस टाइम पे कुछ बड़े बड़े सिटी स्टेट्स थे, यानी कि बड़े बड़े आप कह सकते हो कि कुछ सिटीज़ थी, और बेबीलोन, सुमेर। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था उसमें राइटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा आप कह सकते हो रोल था, हेल्प किया उसने बहुत ज़्यादा। जैसे है कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, राइटिंग वॉज यूज टू फॉर्मलाइज लीगल सिस्टम। जो लीगल सिस्टम पहले रिटर्न में नहीं था, बस लोगों को ऐसे ही पता होता था, हाँ भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ें लीगल है, ये नहीं है। अब उस चीज़ को इन्होंने जब रिटर्न में लिख दिया तो वो एक फॉर्मल तरीके से लिख दिया गया, सच एज द कोड ऑफ हम्मुरबी। अब ये क्या है, जैसे कि आज की डेट में आप एंशिएंट इंडिया पढ़ते हो तो उसमें मनुस्मृति पढ़ते हो, या आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, तो इसी तरीके से इन्होंने भी अपना एक मतलब एक लीगल सिस्टम जो था उसको रिटर्न में लिख दिया, जिसको कोड ऑफ हम्मुरबी कहा जाता है, जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट लीगल कोड माना गया है।
तो ये आप देख रहे हो, इससे एक फ़ायदा हुआ कि हाँ भाई अब रिटर्न में आ गया, एक वो चीज़ फॉर्मलाइज हो गई। दिस एंश्योर्ड दैट लॉज वर कंसिस्टेंट, लॉज थे भाई सोसाइटी में एंड एनफोर्सेबल भी थे, ये इनको अच्छे से एनफोर्स भी किया गया था अक्रॉस द किंगडम, इसलिए सोसाइटी इनकी बहुत स्टेबल थी। इसके अलावा टैक्सेशन और रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स, अब ये टैबलेट क्या है, ये लोग मिट्टी के ऊपर ही तो लिखते थे ना यूनिफॉर्म से, यानी कि जो वो उनका राइटिंग सिस्टम था वो किस पे होता था, टैबलेट्स पे ही वो लोग लिखते थे मिट्टी की, और उसको बाद में ड्राई होने के लिए छोड़ देते थे, सन ड्राई होने के लिए, और वही मतलब इनका वो था रिकॉर्ड रखने का तरीका। सो क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स डॉक्यूमेंटेड टैक्सेस, जितना भी टैक्स आ रहा है जा रहा है उन सबको अच्छे से लिखा जाता था। एग्रीकल्चरल यील्ड्स, ट्रिब्यूट्स, ये सारी जितनी भी डिटेल थी ये सब लिखी जाती थी। इससे क्या है, रूलर्स को हेल्प मिल जाती थी ताकि वो एफिशिएंटली अच्छे से रिसोर्सेज को कलेक्ट करें, रीडिस्ट्रीब्यूट करें, एक उनके पास प्रॉपर सब कुछ रहता था भाई नज़र के सामने, ये इतना ऐसे हुआ उतना वैसे हुआ। फिर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, राइटिंग सिस्टम से क्या हुआ, राइटिंग अलाउड रूलर्स टू इश्यू डिक्रीज एंड मेंटेन कम्युनिकेशन ओवर वास्ट टेरिटरीज, कंसोलिडेटिंग पॉलिटिकल पावर। अब आपको पता है अगर बहुत बड़ा एक एम्पायर है और बहुत बड़ी टेरिटरी है तो उसमें हर जगह पे तो रूलर जा नहीं सकता, तो वो जो भी अपनी बात होता था, मतलब जो भी उसकी बात होती थी उसकी, वो उसको लिखवा कर और दूर दूर तक ऐसे मतलब भिजवा देता था। वो जो टैबलेट्स होती थी उससे सभी को पता चल जाता था जो भी रूलर्स का मैसेज उसको पहुंचाना है। फॉर एग्जाम्पल, रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेम्पल्स एंड पैलेसेस शो डिटेल्ड इन्वेंटरीज ऑफ फूड, लाइवस्टॉक एंड गुड्स, रिफ्लेक्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग इन रिसोर्स एलोकेशन। यानी कि आप देखोगे जो उस टाइम के टेम्पल्स मिले हैं, जो पैलेसेस मिले हैं, वहाँ से ये टैबलेट्स मिली हैं रिटर्न में, ठीक है, और उन टैबलेट्स पे लिखा हुआ है फूड के बारे में, लाइवस्टॉक के बारे में, गुड्स के बारे में, बहुत सारी डिटेल मिलती हैं, ठीक है, रिसोर्सेज के बारे में। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड। So Mesopotamia's economic complexity required a reliable method to record and track transaction। अब मेसोपोटामिया भाई ट्रेड बहुत ज़्यादा करता था, तो ऐसे में क्या है, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी रिकॉर्ड रखने का, कोई ऐसा मेथड हो, जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इनके पास ऐसा कोई भी जुगाड़ नहीं था। तो ऐसे में क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग फॉर ट्रेड, जो मर्चेंट्स होते थे वो यूनिफॉर्म टैबलेट्स का यूज़ करते थे, जितना भी ट्रेड का ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, जो शिपिंग हुई है उसकी डिटेल रखने के लिए। सो इससे क्या है, दिस फैसिलिटेटेड ट्रस्ट इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रिलेशनशिप्स विद रीजन्स लाइक द इंडस वैली एंड इजिप्ट। तो ये जब दूर दूर तक ये लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेड करते थे तो इससे एक ट्रस्ट बना रहता है, जब आप रिटर्न में सारा ट्रांजैक्शन वगैरह उसको एकदम रिकॉर्ड की तरह रख रहे हो तो सामने वाले का भी ट्रस्ट बनता है, हाँ भाई आप जेन्युइन तरीके से ट्रेड कर रहे हो। फिर है कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, राइटिंग सिस्टम था तो भाई इससे क्या है कि जो ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट होते तो पहले भी थे, बट अब वो और ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड हो गए क्योंकि रिटर्न में है। अब रिटर्न में है तो वो फॉर्मलाइज्ड हो जाएंगे। तो होता क्या था कि मतलब ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स तो पहले भी होते थे बट अब ये राइटिंग सिस्टम से वो थोड़े और फॉर्मलाइज्ड हो गए, ठीक है। और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसका मतलब है राइटिंग सिस्टम इन्हेंस्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन फार्मर्स, आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड ट्रेड विद इन एंड बियॉन्ड मेसोपोटामियन सिटी स्टेट्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों को आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे कि थाउजेंड्स ऑफ टैबलेट्स हैव बीन फाउंड डॉक्यूमेंटिंग ग्रेन स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कई सारी थाउजेंड्स ऑफ टैबलेट्स मिली हैं जिन पे ऐसा लिखा हुआ है कैसे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो आपको पता है कि भाई एग्रीकल्चर का जितना भी सरप्लस है वो कैसे मैनेज होता था, वो सब का सब राइटिंग सिस्टम से हमें पता चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई। फिर रिलीजियस एंड कल्चरल डॉक्यूमेंटेशन, अब राइटिंग सिस्टम क्या करता है, जो इन मेसोपोटामियंस की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, जो इनका कल्चर था, वो भी उस चीज़ को भी प्रिजर्व किया राइटिंग सिस्टम ने। कैसे, देखो जो टेम्पल होते थे उस टाइम के, वो बहुत ज़्यादा उस टाइम की जो टैबलेट्स हैं वो बताती हैं कि क्या क्या चीज़ें ऑफर होती थी, रिचुअल्स क्या होते थे, प्रेयर्स कैसी होती थी, ये सारे रिकॉर्ड आपको टैबलेट से मिल जाएंगे राइटिंग सिस्टम की वजह से। सो दिस फॉर्मलाइजेशन, ये जो फॉर्मलाइजेशन हुआ है कि सब कुछ रिटर्न में मिल रहा है, इससे क्या है कि ये पता चलता है कि हाँ भाई वर्शिप में एक कंसिस्टेंसी थी, लोग आते थे वर्शिप करते थे, ठीक है, और प्रीस्ट वगैरह की भी बहुत वैल्यू थी उस टाइम पे।
तो जितनी भी रिलीजियस डिटेल्स हैं वो भी हमें राइटिंग सिस्टम से पता चल जाती है। फिर है कल्चरल लेगेसी। राइटिंग अलाउड द प्रिजर्वेशन ऑफ मेसोपोटामियन मिथ, एपिक्स एंड हिस्टोरिकल अकाउंट्स। जैसे हमारे इंडिया में रामायण है, महाभारत है, एपिक्स है, ऐसे ही उनका भी तो कुछ होता होगा, उनकी भी कुछ मिथिकल स्टोरीज, कुछ एपिक्स, कुछ ऐसे चीज़ें होंगी। तो उस चीज़ को प्रिजर्व करने में राइटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा रोल था। जैसे कि द एपिक ऑफ गिलगेमिश, ठीक है, ये मेसोपोटामियन लिटरेचर में सबसे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो कि एक नाम है, जो आप ज़रूर लिखना अगर आता है राइटिंग सिस्टम में। राइटिंग सिस्टम का क्वेश्चन आता है तो द एपिक ऑफ गिलगेमिश, ये ज़रूर नाम आपको डालना है। एक्सप्लोर थीम्स ऑफ हीरोइज्म, मोर्टेलिटी एंड डिवाइन इंटरवेंशन, ये इन सब थीम्स को एक्सप्लेन किया गया है इसमें, तो ये भी हमें पता चलता है। फिर है टेम्पल्स एज नॉलेज हब्स। जो मेसोपोटामियन टेम्पल्स थे वो सिर्फ रिलीजियस सेंटर नहीं थे, बल्कि वहाँ पे बहुत सारे रिटन नॉलेज आपको मिलेगी। वहाँ पे एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बहुत सारे टैबलेट्स मिलेंगे आपको, मेडिसिन एंड लॉ के ऊपर बहुत कुछ वहाँ पे राइटिंग सिस्टम की वजह से जो भी लिखा गया वो सब आपको मिलेगा। टेम्पल्स में ना बहुत नॉलेज थी, वो सिर्फ ऐसा नहीं है लोग वहाँ पे बस प्रे करने जाते थे, वहाँ बहुत सी चीज़ें होती थी। फॉर एग्जाम्पल, प्रीस्ट यूज राइटिंग टू कैलकुलेट द लूनर कैलेंडर एंड प्रेडिक्ट सेलेस्टियल इवेंट्स। जो वहाँ के प्रीस्ट होते थे वो राइटिंग सिस्टम का यूज़ करके कैलकुलेशन करते थे, लूनर जो कैलेंडर है और जो सेलेस्टियल इवेंट्स होते हैं जितने भी, और ये सब चीज़ों को, जैसे हमारे यहाँ पे भी जो ज्योतिष लोग होते हैं वो ग्रहों वगैरह को देखते हैं, तो वो भी लोग ऐसे ही कुछ ऐसे सेलेस्टियल इवेंट्स वगैरह को कैलकुलेट करते हैं, लूनर कैलेंडर को कैलकुलेट करते हैं। फिर है एजुकेशन एंड नॉलेज ट्रांसमिशन। अब नॉलेज का तो ट्रांसमिशन होगा जब रिटर्न सिस्टम कोई आ गया है, तो उसको टैबलेट को जब तक आप लिख दोगे उसमें सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नॉलेज, वो जब तक आगे जाएगी वो टैबलेट, वो नॉलेज का ट्रांसमिशन होता ही रहेगा, जो पहले नहीं हो रहा था। सो राइटिंग इनेबल द ट्रांसमिशन ऑफ एक्यूमुलेटेड नॉलेज, प्रोमोटिंग इंटेलेक्चुअल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब जब नॉलेज आगे बढ़ेगी तो क्या होगा भाई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी होगा। और फिर है ट्रेनिंग ऑफ स्क्राइब्स। अब मेसोपोटामिया में बहुत सारे स्कूल्स होते थे, इनको एदुबास भी कहा जाता है, जो कि इस्टेब्लिश किए गए स्क्राइब्स को ट्रेन करने के लिए। स्क्राइब क्या है? वो बंदा जो टैबलेट पे लिखेगा, जो आपको बताएगा कि भाई ये टैबलेट जो है इसको कैसे कैसे इसको यूज़ करना है, उस पर क्या क्या लिखना है, वो उसमें माहिर होगा, स्क्राइब होगा, तो उसको भी ट्रेन किया जाता था। So these individuals became indispensable for administrative, religious and scholarly activities। सब इन्हीं लोगों को शामिल कर दिया गया। जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है रिकॉर्ड कीपिंग का, उसमें ये स्क्राइब होते थे। जो रिलीजियस जितनी भी नॉलेज है उसको ये लोग स्क्राइब लोग ही लिखते थे। स्कॉलरली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी उसमें ये स्क्राइब लोग आगे रहते थे। तो ये आप मान के चलिए। फिर है साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिकॉर्ड। अब इस टाइम पे आपको पता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की एक अचीवमेंट और थी, ये लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे। तो इनकी जितनी भी मैथमेटिक्स की नॉलेज है, मेडिसिन की नॉलेज है, एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज है, वो सारी की सारी नॉलेज राइटिंग सिस्टम की वजह से एक प्रिजर्व हो गई, ठीक है। और आगे की जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको भी पता चल गया कि भाई पास्ट में ये सब डिस्कवरी की थी, ठीक है, हमने। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि जितनी भी नॉलेज पहले थी वो आप कह सकते हो कि वर्बल थी, ऐसा कुछ लिखित में या रिटर्न में कुछ नहीं होता था। सो राइटिंग अलाउड द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स, मेजर्स एंड लीगल प्रोसीजर्स। ये सब चीज़ें जब एकदम मतलब रिटर्न में हो गई तो इससे बहुत सही हो गई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, Mesopotamian scribes recorded mathematical calculations that were used for engineering irrigation systems। यानी कि जितना इरिगेशन सिस्टम डेवलप हो रहा था उसमें जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें, जो कंटेंट लिखा जाता था वो स्क्राइब लोग लिखते थे, उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी वो लोग लिखते थे। ये सब हमें प्रूफ मिले हैं जब हम एक्सकेवेशन करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो देखते हैं कि इन टैबलेट्स पे ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग लेड टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ रोल्स एंड कंट्रीब्यूटेड टू द एमरजेंस ऑफ अ स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी। तो जब राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ तो इससे सोसाइटी का एक स्ट्रेटिफिकेशन हुआ। जैसे कि आप देखोगे सोसाइटी के अंदर एक स्क्राइब क्लास है जिसका राइज देखने को मिलता है। तो जो स्क्राइब्स होते थे उनको ट्रेन किया जाता था पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, और उनका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा था उस टाइम पे, ठीक है। और वो टेम्पल्स में, पैलेसेस में और ट्रेडिंग हाउसेस में काम किया करते थे।
फिर डिवीजन ऑफ लेबर हुआ क्या, राइटिंग सिस्टम के आने से राइटिंग सपोर्टेड द स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर बाय इनेबलिंग बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग फार्मर्स, आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो ये सारा भी सपोर्ट मिला। इसके अलावा सोशल ऑर्डर में अगर आप देखोगे, लीगल कोड्स डॉक्यूमेंटेड थ्रू राइटिंग क्लैरिफाइड सोसाइटल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो अब सोसाइटी के रूल्स थे, लीगल कोड्स थे, जब वो रिटर्न में आ गए तो उससे क्या हुआ, सभी को अपने रोल्स क्लियर हो गए, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट अब नहीं होता था और इससे हारमोनी जो है सो उसका प्रमोशन हुआ। एग्जाम्पल, स्क्राइब्स ऑफन डॉक्यूमेंटेड डिस्प्यूट्स एंड रेजोल्यूशन, यानी कि जो स्क्राइब होते थे वो लिखकर बताते थे कि क्या क्या डिस्प्यूट्स हुए हैं, क्या उनके रेजोल्यूशंस हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। अभी इसके बाद अगर आप आगे बढ़ें तो मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक एप्लीकेशंस, यानी कि राइटिंग एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस इनटू मिलिट्री। अब मिलिट्री पर भी राइटिंग का इन्फ्लुएंस पड़ा। आप देखोगे कि होता क्या था कि जितने भी जो ट्रूप्स होते थे उनकी मूवमेंट का रिकॉर्ड लिखा जाता था, जितनी भी सप्लाईज जा रही हैं, जो फोर्टिफिकेशन हो रही है, वो सारी डिटेल अब लिखी जाने लगी। तो इससे रूलर्स को अपना जो कैंपेन होता था उसको मैनेज करने में काफ़ी हेल्प मिली। डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में भी राइटिंग भाई काम आती ही है। आप अगर किसी और को कोई ट्रीटी कर रहे हो किसी के साथ, वो रिटर्न में होगी, ठीक है, और दूर तक किसी को कोई मैसेज भेजना है वो रिटर्न में होगा। तो अब इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट भी ज़्यादा नहीं होगा और नेबरिंग रीजन्स के साथ आप अपना अच्छे से अलाइंस बना पाओगे, बातचीत कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, क्ले टैबलेट्स फ्रॉम मारी डॉक्यूमेंट ट्रीटीज एंड एक्सचेंजेस बिटवीन मेसोपोटामियन किंग्स एंड फॉरेन रूलर्स, यानी कि जो क्ले टैबलेट्स मिलती हैं कि जो भाई कैसे मेसोपोटामियन जो किंग्स थे और जो बाकी के रूलर्स थे वो आपस में जो भी बातें करते थे, जो ट्रीटीज करते थे, वो सब लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल एंड अदर फैक्टर्स इन द एमर्जेंस ऑफ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इन इजिप्ट, यानी कि इजिप्ट के अंदर जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, ठीक है, उसके आप देखोगे कि मतलब क्या फैक्टर्स रहे मेन वो हम बात करेंगे। तो इजिप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा दिखता है इजिप्ट, आपने मूवीज़ वगैरह में, कार्टून्स वगैरह में बहुत देखा होगा इस तरीके का, इजिप्ट के बारे में यही इमेज आती होगी। सो ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जो थी इजिप्ट के अंदर, जिसको ओल्ड किंगडम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 3000 BCE के अराउंड फ्लरिश होती है। सो आप अगर यहाँ पे देखेंगे, दिस सिविलाइजेशंस एमरजेंस वाज नॉट एक्सीडेंटल, ये एकदम से सिविलाइजेशन नहीं बन गई थी, ये बहुत टाइम लगा इसको बनने में। इकोलॉजिकल कंडीशन भी इसके लिए वो हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होने लगी, कल्चरल डेवलपमेंट हुए, बहुत सी चीज़ें हैं। सो सबसे पहले है इकोलॉजिकल फैक्टर, जो कि मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले द नाइल रिवर, ठीक है, जिसको नील नदी कहा जाता है। सो द नाइल रिवर वाज द लाइफ लाइन, जैसे कि इंडस वैली में इंडस रिवर लाइफ लाइन है, वैसे ही नाइल रिवर इनके इजिप्टियन सिविलाइजेशन में लाइफ लाइन है। देखिए एक चीज़ कॉमन है, ज़्यादातर जो सिविलाइजेशंस जो हुई हैं पूरे वर्ल्ड में, वो हमेशा रिवर वैलीज के आसपास हुई हैं। सो इससे क्या है, फर्टाइल सॉइल मिल जाती है, पानी मिल जाता है इरिगेशन के लिए, एक एग्रीकल्चरल साइकिल अच्छे से रिलायबल सा रहता है, हाँ भाई पानी है, सब कुछ है। फिर एनुअल फ्लडिंग, होता क्या था, द प्रेडिक्टेबल इनअंडेंटेशन of the Nile deposited nutrient rich silt enabling the cultivation of staple crops like wheat and barley। अब हर साल जब फ्लडिंग होती है तो वो कुछ सिल्ट वगैरह बह के आता है, वो डिपॉजिट होता है, उससे वो मिट्टी और ज़्यादा जो है अच्छी हो जाती है, ठीक है, फर्टाइल हो जाती है। तो इससे वो अपने वहाँ पे व्हीट और बार्ले जैसे क्रॉप्स तो उगाते ही थे। दिस एग्रीकल्चरल सरप्लस सपोर्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ, और जब इतना अच्छा खासा एग्रीकल्चरल सरप्लस बचेगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी होगी, अर्बनाइजेशन भी होगा। और नाइल रिवर जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ हो ही रहा है, ठीक है। द नाइल फैसिलिटेटेड इंटरनल कम्युनिकेशन एंड ट्रेड बाय सर्विंग एज अ नेचुरल हाईवे, एक ये नेचुरल हाईवे की तरह ही था भाई, वहाँ पे जाओ और आप दूर दूर तक जा सकते थे। सो जो बोट्स होती थी उसमें गुड्स को भी रखा जाता था, लोगों को भी वो कैरी करती थी, ठीक है। तो इससे क्या है कि एक तरीके से जो अपर एंड लोअर रीजन था इजिप्ट का, वो आपस में जो कहीं ना कहीं यूनिफाई हुआ, कनेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ द नाइल रिवर। तो कुछ ऐसा है हमारा नाइल रिवर जो कि उस टाइम पे था। ओके, आगे बढ़ते हैं। जियोग्राफी एंड नेचुरल बैरियर्स, होता क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेजन। इजिप्ट की कुछ इजिप्ट की कुछ नेचुरल बाउंड्रीज हैं, जैसे कि उसके डेजर्ट हैं टू द ईस्ट एंड वेस्ट एंड द मेडिटेरेनियन सी जो कि उसके नॉर्थ में है, ये उसको एक सिक्योरिटी देता है, कोई इजीली इन्वेड नहीं कर सकता था इजिप्ट को, और वो अपनी ग्रोथ अच्छे से कर सकते थे। फिर एक्सेस टू रिसोर्सेज, हुआ क्या,
द प्रॉक्सिमिटी टू कॉपर एंड गोल्ड माइंस इन द ईस्टर्न डेजर्ट एंड सिनाई पेनिनसुला इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जी, अ हॉलमार्क ऑफ ब्रॉन्ज एज। सो मेटल वर्क बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि भाई इनको कॉपर गोल्ड ये सब का मतलब धीरे धीरे पता लगने लगा था, खासकर ईस्टर्न डेजर्ट के आसपास और सिनाई पेनिनसुला के आसपास, तो इनका डेवलपमेंट हुआ इस टाइम पे। क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, सो द रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमेट ड्यूरिंग द अर्ली ब्रॉन्ज एज, जो अर्ली ब्रॉन्ज एज थी उस टाइम पे स्टेबल क्लाइमेट था, इससे एग्रीकल्चरल आउटपुट अच्छा मतलब क्या था कि एक स्टेडी था मतलब आप अगर कहो। लेकिन एनवायरमेंटल कुछ चैलेंजेस भी आए, जैसे कभी कभी ड्रॉट्स के सामने मतलब क्या है कि ड्रॉट्स का सामना करना पड़ता था, लाइक सूखा पड़ जाता है एकदम से। सो होता क्या था ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ लोअर नाइल फ्लड्स, जब ज़्यादा नाइल रिवर में फ्लडिंग वगैरह नहीं होती थी तो सूखा भी पड़ जाता था। सो ऐसे में प्रॉम्प्टेड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लाइक इरिगेशन सिस्टम्स एंड वाटर स्टोरेज। अब आपको पता है कि भाई इरिगेशन हो या वाटर स्टोरेज हो, ये सब जब ही होगा जब पानी आएगा, ठीक है, तो कभी कभी दिक्कत भी आ जाती थी। टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स पे बात करते हैं अब हम। तो सबसे पहले ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी है। सो हुआ क्या, ब्रॉन्ज का जब इंट्रोडक्शन होता है इनके पास, जब ये पता चलता है इन लोगों को, जो कि एक एलॉय है कॉपर और टिन का ही आप अगर देखोगे ब्रॉन्ज बनता है। सो टूल्स में थोड़ा रिवोल्यूशन आ गया, वेपन्स में चेंजेस आ गए, एग्रीकल्चरल जो टूल्स होते हैं उसमें चेंजेस आ गए। ब्रॉन्ज टूल से क्या है, फार्मिंग और ज़्यादा अच्छी हो गई, कंस्ट्रक्शन और ज़्यादा अच्छे से होने लगा, क्राफ्ट प्रोडक्शन में ब्रॉन्ज यूज़ होने लगा और बहुत सारे आर्किटेक्चर्स बनाए जाने लगे, पिरामिड, टेम्पल, ठीक है। ट्रेड नेटवर्क, यानी कि इजिप्ट की जो पोजीशन थी मैप पे अगर आप देखोगे वो एक सेंट्रल हब था जो कि कनेक्टेड था मेडिटेरेनियन एरिया से, अफ्रीका से एंड द नियर ईस्ट, ठीक है। इससे क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत होती थी और इससे कल्चरल एक्सचेंज भी इस एरिया में होता था। गुड्स लाइक टिम्बर जो होता है लकड़ी होती है वो लेबनान से, स्पाइसेस फ्रॉम अरेबिया एंड लग्जरी आइटम्स सच एज लेपिस लजूली फ्रॉम अफगानिस्तान इजिप्ट में आते थे, ठीक है। इससे क्या है इनकी इकॉनमी और अच्छी हुई, इनका कल्चर और ज़्यादा अच्छा हुआ। सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं कुछ, वो भी मैं आपको बता दूं। इनकी जो गवर्नमेंट थी वो सेंट्रलाइज थी, यानी कि इनका अपर और लोअर इजिप्ट का जो पूरा एरिया था उसकी एक ही सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी जिसको पैरो भी कहा जाता है, फेरो या पैरो। और इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी इनके एरिया में। ब्यूरोक्रेसी जो थी भाई उसका भी एक अपना रोल है कि वो रिसोर्सेज मैनेज हो जाते हैं, अगर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो सब संभाल लेते हैं, कोऑर्डिनेशन सही रहता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को आप चला सकते हो, एक सोशल ऑर्डर भी बना रहता है। एग्रीकल्चरल सरप्लस एंड स्पेशलाइजेशन, यानी कि सरप्लस जब होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सरप्लसेस अलाउड द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन सच एज स्क्राइब, आर्टिसन एंड प्रीस्ट। अब जब एक्स्ट्रा अपने पास पड़ा है सब कुछ तो लोग और कामों में भी जाएंगे, स्क्राइब भी बनेंगे, कोई आर्टिसन बनेगा, कोई प्रीस्ट बनेगा। सो दिस स्पेशलाइजेशन कंट्रीब्यूटेड टू एडवांसमेंट। अब जब लोग स्पेशलाइज हो जाएंगे किसी फील्ड में तो आपको पता है आर्ट में भी आगे बढ़ेंगे, राइटिंग सिस्टम भी उनका आगे बढ़ेगा जिसको हीरोग्लिफिक्स कहा जाता है, हायरोग्लिफिक्स, ठीक है। और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी लोग जाने लगे प्रीस्ट वगैरह बन के। तो ये सब चीज़ें, रिलीजियस आइडियोलॉजी की बात करें इस टाइम पे तो रिलीजन प्लेड अ सेंट्रल रोल, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है फेरो जो होता था इनका रूलर उसको बहुत डिवाइन माना जाता था, मानो खुद देवता है। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोन्यूमेंटल टॉम्ब्स एंड टेम्पल्स, ठीक है, टॉम्ब बनाए जा रहे थे, टेम्पल्स बनाए जा रहे थे सच एज द पिरामिड एट गीज़ा, ठीक है। आपको पता चलेगा जब आप पिरामिड ऑफ गीज़ा देखोगे तो वो एक डिस्प्ले था सेंट्रलाइज्ड पावर का, और उनके जो रिलीजियस बिलीफ थे, लाइक वो लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे, मरने के बाद जो भी उनका वो मम्मीफाई कर देते थे बॉडी को, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें दफना दिया करते थे। कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशंस, इसको भी समझ लेते हैं। तो एक तो राइटिंग सिस्टम है भाई, इनके सिविलाइजेशन में ग्रोथ का बहुत बड़ा रोल है इसका भी। द डेवलपमेंट ऑफ हियरोग्लिफिक राइटिंग अलाउड फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, अब इससे ये लोग अपने रिकॉर्ड्स लिखने लगे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में राइटिंग सिस्टम काम आया, ठीक है। और इनके जो भी कल्चर की चीज़ें थी ये लोग अब एक्सप्रेस कर पा रहे थे। रिटन टेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेड लॉज, एग्रीकल्चरल डेटा। अब ये लिखते क्या क्या थे, ये लॉज लिखते थे अपने, जो एग्रीकल्चर का डेटा है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं अपनी, जो भी है
इससे क्या है, मैनेजमेंट सही से होने लगा रिसोर्सेज का, और एक इनकी कल्चरल आइडेंटिटी भी प्रिजर्व हुई कि आज तक हम इनको पढ़ पा रहे हैं। फिर है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो जब ब्रॉन्ज टूल्स में एडवांसमेंट हुई, एडवांसेस इन ब्रॉन्ज टूल्स एंड इंजीनियरिंग इनेबल्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स। बड़े बड़े पिरामिड बनाए जाने लगे जो कि इजिप्ट की एक पहचान बन गए। आज की डेट में आप इजिप्ट माइंड में सोचोगे तो पिरामिड जरूर आएंगे आपके मन में। तो ये है, ठीक है, इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत सही था। Analyze the nature of economy and state formation with reference to Bronze Age civilization of Egypt, यानी कि ओल्ड किंगडम के टाइम पे इकोनॉमी और स्टेट कैसा था, उनकी पॉलिटी कैसी थी, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले इकोनॉमी आपको समझा देता हूँ बेसिकली इसमें था क्या इनके पास। जो ओल्ड किंगडम था, जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, वो प्राइमरली एग्रेरियन थी, एग्रीकल्चर बेस्ड थी, और नाइल रिवर के आसपास थे, फर्टाइल एरिया था। सो आपको पता है वो थोड़ा बहुत ट्रेड भी करते थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन भी करते थे, और एग्रीकल्चर एज द इकोनॉमिक फाउंडेशन बैकबोन था भाई। क्योंकि द एनुअल इंडेंटेशन ऑफ नाइल, ये मैंने आपको पीछे भी बताया है, बहुत अच्छा सिल्ट वहाँ पे डिपॉजिट होता था, जो कि बहुत अच्छा होता है एग्रीकल्चर के लिए, और इससे वो वीट और बार्ले जैसी क्रॉप्स को उगा रहे थे, और ये एक बैकबोन था इकोनॉमी का। इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हुई, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग ईयर्स ऑफ इरेगुलर फ्लडिंग, ठीक है। फिर है स्टेट कंट्रोल ऑफ लैंड। जो फेरो है, जो उनका रूलर होता था, वो पूरा लैंड उसी का ही होता था, और वो उसको एलोकेट करता था ऑफिशियल्स को, टेम्पल्स को और नोबल्स को, बदले में उनकी सर्विस लेता था जो भी उसको काम करवाने हैं, ठीक है। तो इसके अलावा है ट्रेड एंड रिसोर्स एक्विजिशन। इसका मतलब है डोमेस्टिक ट्रेड होता था एक, तो जितना भी सरप्लस है फूड एंड गुड्स फैसिलिटेड इंटरनल ट्रेड अमंग रीजन्स ऑफ अपर एंड लोअर इजिप्ट, यानी कि इजिप्ट के अंदर ही अंदर अपर और लोअर एरिया में लोग आपस में फूड वगैरह या कोई और सामान है उसको एक्सचेंज कर लिया करते थे। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो इजिप्ट वाले जो थे ये ट्रेड करते थे अपने नेबरिंग रीजन्स के साथ में, इंपोर्ट करते थे ये लोग कुछ वैल्यूएबल रिसोर्सेज को, लाइक टिम्बर लेबनान से आता था, लेपिस लजूली अफगानिस्तान से आता था, कॉपर और टिन आता था ब्रॉन्ज बनाने के लिए, जो कि सिनाई और लेवेंट नाम से एक जगह थी वहां से आता था, ठीक है। क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड लेबर, इसके अलावा इनके आर्टिसंस बहुत स्किल्ड थे भाई। स्टेट पूरी तरीके से सपोर्ट करता था आर्टिसंस को, जो कि लोग टूल्स बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे, पॉटरी बनाते थे, बाकी का सामान बनाते थे, जो कि टेम्पल के अंदर ऑफरिंग में यूज होता था, ट्रेड में यूज होता था, बरियल आइटम्स होते थे, वो सब आर्टिसंस लोग बनाते थे। ब्रॉन्ज टूल ये लोग बहुत अच्छे बनाते थे। जब ब्रॉन्ज टूल का इंट्रोडक्शन हुआ, जब ये ब्रॉन्ज बनाना सीखे, तो इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया एग्रीकल्चरल टूल्स बनाए और बहुत सारे हथियार वेपन्स वगैरह भी बनाए, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूटिव इकोनॉमी, सो इकोनॉमी वो सेंट्रली मैनेज्ड, पूरा इकोनॉमी के ऊपर मैनेजमेंट का जो वो था कंट्रोल, वो सेंट्रल ही था, विद रिसोर्सेज कलेक्टेड एज टैक्सेस, ठीक है, और ट्रिब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू वर्कर्स, ऑफिशियल्स एंड द मिलिट्री। तो एक टैक्स वगैरह लिया जाता था, फिर वापस वही पैसा वर्कर्स को, ऑफिशियल्स को, मिलिट्री को दे दिया जाता था। सो वर्कर्स इन्वॉल्व इन स्टेट प्रोजेक्ट, जो लोग स्टेट के प्रोजेक्ट में काम करते थे, जैसे कि पिरामिड बनाना है, वर कंपनसेटेड विद रेशन ऑफ फूड, ठीक है, उनको वो खाना मिल जाता था और बियर मिल जाती थी, टेक्सटाइल, ठीक है। हाईलाइटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ लेबर एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, कि उनसे काम करवाओ, बदले में फूड दे दो, बियर दे दो, भाई पीते होंगे वो लोग, टेक्सटाइल वगैरह, ठीक है, कपड़ा वगैरह। स्टेट फॉर्मेशन की भी बात कर लेते हैं, इसमें क्या है। सो आपको मैंने बताया कि फेरो हुआ करता है इनका रूलर, सेंट्रलाइज्ड है सब कुछ, वो स्ट्रॉन्ग था, खुद को डिवाइन बताता था, मैं ही सब कुछ हूँ, मोनार्क था, ठीक है, जो इनका अच्छी ब्यूरोक्रेसी भी थी इनकी। सो ये देखो, ये पैरो ऐसे दिखते हैं भाई, इनके जो पैरो होते हैं, ये रूलर्स को पैरो कहते थे। तो अब ये क्या है कि डिवाइन खुद को बताता है। फेरो वो सीन एज अ लिविंग गॉड, माना जाता था भाई ये जीता जागता गॉड है, एम्बॉडिंग द डिवाइन ऑर्डर, यानी कि ये जो भी होगा मैं बोलूंगा वही सब चलेगा। सो दिस आइडियोलॉजी नॉट ओनली लेजिटिमाइज्ड हिज अथॉरिटी बट ऑल्सो री इन्फोर्स सोशल कोहेजन, ये अपनी बात को बताता था, तो उससे एक तो ये लेजिटिमाइज हुई इसकी अथॉरिटी भी, साथ साथ इसी आइडियोलॉजी की वजह से सोसाइटी में भी सब लोग भाई उसकी सुनते थे। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सो द पैरो कंट्रोल्ड ऑल लैंड, जितने रिसोर्सेज थे इजिप्ट के, जितना भी लैंड था, लेबर वेबर सब कुछ पैरो के कंट्रोल में था। सो ये जो कंसंट्रेशन है पावर का, इससे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, जैसे पिरामिड कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन वर्क वगैरह बहुत अच्छे से हुआ। ब्यूरोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, होता क्या है, इनकी ब्यूरोक्रेसी बहुत एफिशिएंट थी, बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते थे, इंक्लूडिंग विजियर्स,
नोमैर्क्स यानी कि जो रीजनल गवर्नर होते थे, स्क्राइब होते थे, ये सारा स्टेट अफेयर को संभालते थे। सो दीज ऑफिशियल ओवरसो टैक्सेशन, कितना टैक्स लेना है, कैसे रिसोर्स को एलोकेट करना है, लेबर को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, रिकॉर्ड कीपिंग। सो अब इनकी अपनी एक राइटिंग थी जिसको हीरोग्लिफिक कहा जाता है, उस पर ये लोग अपना रिकॉर्ड वगैरह लिखते थे, डॉक्यूमेंटेशन करते थे, टैक्स कितना आ रहा है, एग्रीकल्चरल यील्ड्स, एग्रीकल्चर का डेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, सब ये लोग लिखते थे। ठीक है, इससे अच्छी गवर्नेंस चल रही थी। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इजिप्ट को भी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया था जिसको नोम्स कहा जाता था। सो हर जगह एक नोमार्च होता था जो कि एक गवर्नर टाइप होता है जो सारी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता था। मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट एंड स्टेट पावर, सो बेसिकली इनके मॉन्यूमेंट्स में पिरामिड आते हैं पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ किंग लाइक जोसर, खुफू, फ्रे। ठीक है, ये 2-3 अलग अलग नाम हैं इनके रूलर्स के जिन्होंने बड़े बड़े डिमॉन्स्ट्रेशंस आप अगर देख सकते हो कि इन्होंने दिखाया। ठीक है, सर्व्ड एज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, कि वो कितने कैपेबल हैं बड़े बड़े पिरामिड बनाने के लिए। जो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी दिखाई है उनमें इन 2-3 का नाम ज़रूर आता है। सो दीज मैसिव प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड द कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये इतना ईजी नहीं होता है पिरामिड बनाना, बहुत ऊंचे ऊंचे भारी भारी पत्थर लगते थे। सो इसमें कैसे रिसोर्स को कोऑर्डिनेट किया, लेबर को बुलाया, लॉजिस्टिक्स, हर चीज़ को लेके जो इन्होंने प्लान किया उसके लिए भाई इनकी बहुत तारीफ होती है इन 2-3 रूलर्स की। ठीक है, मिलिट्री एंड टेरिटोरियल कंट्रोल, तो एक स्टैंडिंग आर्मी तो चाहिए ही चाहिए। सो आ स्टैंडिंग आर्मी इंश्योर्ड इंटरनल स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्टेड ट्रेड रूट्स एंड बॉर्डर। तो ट्रेड रूट को संभालने के लिए, बॉर्डर को संभालने के लिए और इंटरनल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के लिए स्टैंडिंग आर्मी थी। मिलिट्री कैंपेन्स ड्यूरिंग द ओल्ड किंगडम एक्सपेंडेड इजिप्टियन इन्फ्लुएंस एंड ब्रॉट इन ट्रिब्यूट पर्टिकुलरली फ्रॉम न्यूबिया विच वॉज रिच इन गोल्ड एंड अदर रिसोर्सेज। आसपास एक एरिया था न्यूबिया, उसको अपने अंडर में ले लिया कैंपेन करके, और मिलिट्री बहुत अच्छी थी इनकी। इंटरकनेक्शन बिटवीन इकोनॉमी एंड स्टेट फॉर्मेशन, अब दोनों में कनेक्शन क्या है समझ लेते हैं। सरप्लस एंड सेंट्रलाइजेशन, पहला पॉइंट देखो, एग्रीकल्चरल सरप्लसेस इनेबल द स्टेट टू सेंट्रलाइज रिसोर्सेज। अब जब एग्रीकल्चर में अच्छा खासा बचेगा तो फिर उससे क्या है, रिसोर्सेज ज़्यादा बनेंगे स्टेट के पास, फंड ज़्यादा आएगा तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट अच्छे से हो पाएंगे। ठीक है, और जब भी एक अच्छी वर्कफोर्स आप बना पाओगे। रीडिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म, होता क्या था, स्टेट का कंट्रोल था पूरे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पे। इससे क्या है, इट क्रिएटेड अ डिपेंडेंसी ऑन द सेंट्रल अथॉरिटी रीइंफोर्सिंग द पैरोस पावर। ठीक है, एक वापस से वो पैसा टैक्स लेना, फिर वही पैसा किसी को मतलब अपने ऑफिशियल्स को देना, मिलिट्री को देना, फिर टैक्स लेना, ये एक तरीके से कनेक्टेड मतलब कनेक्शन है स्टेट और इकोनॉमी का। आइडियोलॉजी एंड इकोनॉमी, the construction of monumental structures like pyramid was not just an economic endeavor। ये सिर्फ ऐसा नहीं है बस पैसा लगाया और बना दिया, नो, बट ऑल्सो a religious and political statement। वो जो पिरामिड है वो एक रिलीजन को भी दर्शाते हैं और एक पॉलिटिकल पावर को भी दिखाते हैं, डिवाइन अथॉरिटी को दिखाते हैं किंग की। डिक्लाइन एंड इट्स लेसन्स, हुआ क्या, द एंड ऑफ द ओल्ड किंगडम वॉज मार्क्ड बाय डिसेंट्रलाइजेशन, इकोनॉमिक स्ट्रेन एंड रिड्यूस नाइल फ्लडिंग। जब नील नदी का पानी थोड़ा कम हुआ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आने लगी, और जब वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कर दिया फेरोज ने, डिसेंट्रलाइजेशन, तो उस वजह से ये ख़त्म हो गया इनका सब कुछ। सो दिस हाईलाइट्स द क्रिटिकल रोल ऑफ इकोलॉजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी इन सस्टेनिंग सच अ सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी एंड स्टेट सिस्टम। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इकोलॉजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ये स्टेबिलिटी रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था जो सबको सीखना चाहिए कि भाई स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, इकोलॉजिकल चीज़ें आसपास की भी सही होना ज़रूरी हैं, जब भी चीज़ें चलती हैं लॉन्ग टर्म में। डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ऑफ मिनोअन एंड माइसीनियन। दोनों में से कोई एक का पूछेगा आपसे, तो ये इस तरीके से मैं आपको मिनोन का समझा देता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से ये लोग दिखते थे, मिनोन वाले, ऐसी कुछ सिविलाइजेशन थी इनकी, पहले से ये लोग बनाया करते थे। सो द मिनोन सिविलाइजेशन आप देखोगे टर्की है, उसके ये बिल्कुल यहाँ पे एथेंस है, ये सी ऑफ क्रेट है, तो ये वाला एरिया था इनका। ठीक है, ग्रीस और एथेंस से नीचे वाला। सो ये क्या है, एक आइलैंड था क्रेट का, ये वाला आइलैंड है। ठीक है, जहाँ पे ये सिविलाइजेशन ग्रो करती है। इसकी पॉलिटी कैसी थी, देखो यहाँ पे मोनार्क होता था मिनोन सिविलाइजेशन में। सो द मिनोन्स वर लाइकली गवर्न बाय अ सेंट्रलाइज्ड मोनार्की, एक सेंट्रलाइज्ड मोनार्की थी, मोनार्क के पास पूरी पावर थी। पैलेसेस ये लोग बनवाते थे बड़े बड़े, जैसे नोसोस है, फेस्टोस है, मालिया है। यहाँ से क्या है कि एक ये पैलेसेस इनके एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल हब हुआ करते थे, पैलेस में ही ये रूलर्स वगैरह रहते थे। पैलेटियल कंट्रोल,
ईच पैलेस एक्टेड एज द सेंटर ऑफ अ सिटी स्टेट, हर पैलेस एक सिटी स्टेट की तरह काम करता था। अपने एरिया का एक पैलेस होगा, वहाँ से सब कुछ संभाला जाएगा। सो वहाँ का जितना ट्रेड है, टैक्सेशन है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो सब रूलर्स ही देखते थे, कोई और नहीं देखता था। रूलर्स के पास बहुत पावर थी। रिलीजियस इन्फ्लुएंस की बात करें तो रिलीजन एंड गवर्नेंस वर क्लोजली इंटरवेंड, क्योंकि जो रिलीजन है वो रूलर्स को सीधा सीधा इन्फ्लुएंस करता था। प्रीस्ट किंग्स में हैव रूल्ड, हो सकता है कोई कोई किंग ऐसा भी रहा हो जो प्रीस्ट भी था, ठीक है। सो इससे रिलीजियस और पॉलिटिकल अथॉरिटी कंबाइन हो गई। नॉन मिलिटरिस्टिक नेचर, होता क्या था, द मिनोन्स फोकस्ड मोर ऑन डिप्लोमेसी एंड ट्रेड रेदर देन मिलिट्री एक्सपेंशन। तो ये लोग लड़ाई झगड़े में विश्वास कम रखते थे, डिप्लोमेसी यानी बातचीत करना, ट्रेड करना ये अच्छा मानते थे। एज एविडेंट फ्रॉम द लैक ऑफ फोर्टिफिकेशन, क्योंकि ज़्यादा इनके एरिया में फोर्टिफिकेशन नहीं मिले हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है ये लोग मिलिट्री वगैरह में ज़्यादा उतना नहीं विश्वास करते थे। इकॉनमी की बात करें तो ट्रेड एंड कॉमर्स, तो मिनोन्स वर स्किल्ड ट्रेडर्स, ट्रेड इनका बहुत अच्छा था। सो मैरीटाइम ट्रेड भी करते थे। एजियन, इजिप्ट, नियर द ईस्ट, इन जगहों पे जाके ये लोग ट्रेड करके आते थे। एक्सपोर्ट में ये लोग ऑलिव ऑयल, वाइन, पोट्री, टेक्सटाइल ये सब अपना सामान बेच के आते थे। एग्रीकल्चर की बात करें सो क्रेट का जो लैंड था बहुत फर्टाइल था, तो इसलिए वो लोग वीट, बार्ले, ऑलिव्स, ग्रेप्स, ये इनके कुछ स्टेपल्स हैं, मेन क्रॉप्स हैं जो ये लोग अपने उगाते थे। क्राफ्टमैन यानी कि इनके यहाँ पे मिनोन्स वर रिनोन फॉर देयर आर्टिस्ट्री, आर्ट वर्क इनका बहुत अच्छा था। लाइक बहुत अच्छी पोट्री बनाते थे ये लोग, लाइक कामरेज वेयर, ठीक है, और फ्रेस्कोज एंड ज्वेलरी, ये सब चीज़ें ये लोग बनाते थे। ये आइटम का ये लोग ट्रेड भी करते थे, बेच भी देते थे। रीडिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी, होता क्या था, द पैलेसेस एक्टेड एज इकोनॉमिक हब्स कलेक्टिंग गुड्स फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग देम टू द पॉपुलेशन और ट्रेड। सो पैलेसेस जो होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज थे, वहाँ पे जिस सारा सामान आता था अपने आसपास के एरियाज़ का, उसको फिर वहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। पॉपुलेशन को कितना सामान देना है, क्या चीज़ का ट्रेड कर देना है। सोसाइटी की बात करें तो हायरार्की थी वहाँ पे। एक सबसे पहले इलीट लोग आते थे जो रूलर हैं, प्रीस्ट हैं, अमीर वेल्दी मर्चेंट्स हैं जिनका कंट्रोल था। फिर आर्टिसन लोग आते हैं और क्राफ्ट्समैन आते हैं जो बहुत स्किल्ड वर्कर्स थे, जो कि लग्जरी आइटम्स बनाते थे। फिर फार्मर हैं, लेबरर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर का काम करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, ठीक है। सो फिर है रोल ऑफ वेमेन, तो मिनोन सिविलाइजेशन में, मिनोन सोसाइटी गिव सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस टू वेमेन, बहुत इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। दे आर प्रोमिनेंटली फीचर्ड इन आर्ट, आर्ट में भी वुमेन को दिखाया गया है। बहुत सारे रिलीजियस रिचुअल्स में वुमेन का रोल था, तो इनका बहुत अच्छी खासी इनकी पोजीशन रही है। सोशल मतलब पोजीशन भी थी और प्रीस्टली पोजीशन भी इनकी अच्छी रही है। रिलीजन की बात करें तो वर्शिप वॉज सेंटर्ड ऑन नेचर एंड फर्टिलिटी, तो नेचर को ये लोग वर्शिप करते हैं। देवता हैं कुछ, द मदर गॉडेस एंड सिंबल लाइक द बुल एंड डबल एक्स वर प्रोमिनेंट, ये चीज़ें देखने को मिली हैं। और अर्बन एंड रूरल लाइफ की बात करें तो अर्बन सेंटर्स यानी कि पैलेसेस जो होते थे वर सराउंडेड बाय वाइब्रेंट अर्बन सेंटर्स, पैलेसेस के आसपास शहर होते थे जहाँ बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम था, बढ़िया स्ट्रीट्स बनी हुई थी। रूरल एरियाज़ की बात करें तो विलेजेस सपोर्टेड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, विलेज एरिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती थी एंड वर क्लोजली लिंक्ड टू द पैलेस इकोनॉमीज, और वो बहुत एरिया लिंक होते थे पैलेसेस के ही आसपास से। What do you understand by the term Bronze Age? Discuss its significance in context to the emergence of civilization. Bronze Age क्या है समझा देता हूँ। ये सब चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं ब्रॉन्ज एज की ही थी, तो अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो ब्रॉन्ज एज एक पीरियड है ह्यूमन हिस्ट्री का जहाँ लोगों ने ब्रॉन्ज का यूज़ किया। एक मेटल का एलॉय है जो कि कॉपर और टिन को मिक्स करके बनता है, जिससे आप टूल्स बना सकते हो, वेपन बना सकते हो। सो इट्स टिपिकली फॉलोड द स्टोन एज, स्टोन एज के बाद का टाइम था, एंड प्रीसीडेड द आयरन एज, फिर उसके बाद आगे आयरन एज आती है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा था ह्यूमन हिस्ट्री में। सो दिस पीरियड वेरिड इन टाइमिंग अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, कहीं कहीं पे ये अलग टाइम है, कहीं कहीं पे अलग है, बट अराउंड 3300 BC से लेकर ये 1200 BC तक का जो टाइम है इसको ब्रॉन्ज एज माना जाता है। मेटल टूल्स एंड वेपन्स, इस टाइम पे लोगों ने डिस्कवर किया कैसे स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाने हैं, वेपन्स बनाने हैं ब्रॉन्ज से। सो ब्रॉन्ज बहुत ड्यूरेबल था स्टोन और वुड के कंपैरिजन में, तो इससे फार्मिंग, हंटिंग और वॉरफेयर में बहुत मदद मिली। अर्बन सेटलमेंट्स यानी कि छोटे छोटे विलेजेस जब बने तो वो बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज़ में ग्रो करने लगे, और इन सेटलमेंट्स में क्या है, अच्छा सा एकदम सब प्लान होता था, लेआउट वगैरह, स्ट्रीट वगैरह, ड्रेनेज, पब्लिक बिल्डिंग्स बहुत अच्छी होती थी, स्टोरेज फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं इस टाइम पे। ट्रेड नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया था। सो द डिमांड ऑफ कॉपर
एंड टिन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड रूट्स। क्योंकि ब्रॉन्ज बनाना है तो कॉपर टिन चाहिए, तो इसका ट्रेड बहुत ज़्यादा होने लगा, लोग दूर दूर से आपस में कनेक्ट हुए। लाइक अर्ली सिविलाइजेशन ट्रेडेड नॉट ओनली मेटल्स बट ऑल्सो फूड, टेक्सटाइल एंड अदर गुड्स। सिर्फ बाकी की जो सिविलाइजेशन है वो बस मेटल को ही बस आपस में खरीद बेच नहीं करते थे, वो लोग फूड, टेक्सटाइल और बाकी सामान भी बेच रहे थे। राइटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस टाइम पे जब इतना सब कुछ हो रहा है तो रिकॉर्ड्स भी रखने पड़ेंगे, तो ट्रेड का रिकॉर्ड है, टैक्सेस का रिकॉर्ड है, लॉज का रिकॉर्ड है, तो इससे डेवलपमेंट हुआ राइटिंग सिस्टम का। जैसे मेसोपोटामिया में यूनिफॉर्म, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी था, और इजिप्टियन सिविलाइजेशन में हीरोग्लिप्स। तो इसके अलावा सोशल हायरार्की बनने लगी जब सोसाइटीज़ कॉम्प्लेक्स हो गई, एक डिवीज़न हो गया, भाई ये रूलर है, ये प्रीस्ट है, ये सोल्जर है, ये आर्टिसन है, ये फार्मर है, तो एक सोशल हायरार्की बन गई जो आज से पहले नहीं होती थी इतनी। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रॉन्ज एज इन द इमरजेंस ऑफ सिविलाइजेशन। तो होता क्या है, ब्रॉन्ज एज की वजह से एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट हुआ, ब्रॉन्ज टूल्स बहुत अच्छे होते थे, जो प्लॉज होते थे वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और अच्छे होते थे, इससे खाना अच्छा खासा बन सकता था आगे के लिए। जब क्रॉप्स अच्छी होंगी तो सरप्लस फूड होगा, तो इससे पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोग एक जगह सेटल हो जाएंगे, सिटीज़ का फॉर्मेशन होगा, और सोसाइटीज़ कॉम्प्लेक्स होंगी, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बनेंगी, लार्ज सेटलमेंट, बड़े बड़े सेटलमेंट्स होंगे, और उसके लिए गवर्नेंस भी चाहिए होगी भाई। फिर इससे क्या है, किंग्स का इमरजेंस हुआ। जब सिटी बड़ी हो जाएगी, लोग बहुत होंगे, तो उसको संभालने के लिए लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, ब्यूरोक्रेसी चाहिए, ठीक है। सो सिविलाइजेशंस लाइक मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली, चाइना, इस टाइम पे ये कुछ 2-3 नाम आते हैं ब्रॉन्ज एज में, ठीक है। मेसोपोटामिया, इजिप्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आप नाम लिख देंगे। कल्चरल डेवलपमेंट भी बहुत हुआ इस टाइम पे, विद मोर स्टेबल फूड सप्लाईज एंड सेफर लिविंग कंडीशंस। लोगों ने अब थोड़ा सा और जगह भी ध्यान लगाया, लाइक आर्ट है, आर्किटेक्चर है, रिलीजन है। मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो इजिप्ट के पिरामिड, और मेसोपोटामिया में जो मंदिर बनाए जाते थे, जिगुरैट्स बनाए जाते थे, वो देखो भाई कल्चरल डेवलपमेंट कितना हो रहा था इस टाइम। मिलिट्री इनोवेशन हो रहा है भाई, ब्रॉन्ज के वेपन और अच्छे होते थे, आर्मर्स और अच्छे होते थे, इससे लड़ाई में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। और कुछ सोसाइटी तो भाई ब्रॉन्ज टूल्स की वजह से और वेपन्स की वजह से एकदम अपने टेरिटरी को एक्सपेंड कर रही थी, तो इससे बड़े बड़े एम्पायर्स भी धीरे धीरे बनने लगे, और कल्चरल आइडियाज़ भी फिर उनका स्प्रेड होने लगा। फाउंडेशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी हुआ क्या, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड यहीं से शुरू होता है, ठीक है, कॉपर और टिन के लिए। इससे दूर दूर के रीजन्स आपस में कनेक्टेड हो गए, तो उनका जब दूर दूर का कनेक्शन बनेगा तो उनका कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। सो इकोनॉमीज जो है और कॉम्प्लेक्स हो गई, ठीक है। और विद द यूज़ ऑफ गुड्स एज करेंसी, करेंसी का भी यूज़ कहीं कहीं पे होने लगा। राइटिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। सो राइटिंग सिस्टम से क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, और फाउंडेशन फॉर हिस्ट्री, लिटरेचर एंड साइंस, ठीक है, ये सब चीज़ें लिखी जाने लगी उस टाइम पे, जिसको भी भाई लिखना आता था। सो एग्जाम्पल है कुछ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस के, जैसे मेसोपोटामिया है, सुमेरियन, अक्कादियन एंड बेबीलोनियंस, ठीक है, ये इनकी सिटीज़ हैं, सिटीज़ लाइक उर एंड बेबीलोन। और इसके अलावा इनकी राइटिंग सिस्टम है यूनिफॉर्म, ठीक है। इजिप्ट की सिविलाइजेशन है जो कि ये बहुत फेमस है अपने पिरामिड के लिए और अपने बहुत अच्छे इरिगेशन सिस्टम के लिए, और स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट जिसमें फेरो होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो कि बहुत फेमस है अपनी वेल प्लान्ड सिटीज़ के लिए, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। वहीं चाइना की शैंग डायनेस्टी है जो कि डेवलप्ड एडवांस ब्रॉन्ज कास्टिंग टेक्निक्स एंड अर्ली फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। इन्होंने ब्रॉन्ज का बहुत कुछ बनाया भाई, और इनके वहाँ पे भी राइटिंग वगैरह का अर्ली फॉर्म देखने को मिलता है। सो यही वीडियो खत्म होती है। वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, फीडबैक लिखें। जय हिंद, जय भारत।